सभी को, विशेष करके कुलपति महोदय को आभार कि आपने अवसर दिया कि आपके बीच उपस्थित होकर कुछ ऐसी बातें की जाए जो कि एक PhD शोध छात्र के रूप में आवाज़ आ रही है, हमारी भूमिका उसकी सार्थकता समक्ष आ सके। विगत कई वर्षों से ये अनुभव हो रहा था कि हमारे देश में शोध की जो गुणवत्ता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और उसी क्रम में आपने देखा होगा कि व्यवस्था ही कही जाए कि 2009 का एक गाइडलाइन आया, उस गाइडलाइन के तहत ये अनिवार्य कर दिया गया कि आप सभी लोग एक फॉर्मल प्रोसेस से गुजरे। आप अगर देखें तो एक दो पैराडाइम्स हैं, दो अलग अलग भिन्न भिन्न मत है। एक तरीका होता है जब आप अपना जो ओरिजिनल आइडिया है, जो आपका वास्तव में आपका योगदान होना चाहिए, यदि उसको एक पृष्ठ में ही अगर आपका ओरिजिनल आइडिया है उसको आप प्रस्तुत कर सकते हो तो जर्मन में आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी। दूसरी तरफ क्या है, हम लोगों के यहाँ एक विरासत है कि हमारे पास औपनिवेशिक ताकतों से शासित रहे। तो जो कॉलोनियल पावर थी ब्रिटिशर्स का, उनका एक तरीका था कि हर चीज़ को एक फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए। तो अगर आना भी है तो फिर सूट टाई कोट पहन करके तब क्लास में आप आएंगे, तब आप माने जाएंगे कि आप ग्रेजुएट हैं। उसी प्रकार PhD प्राप्त करने की जो पद्धति थी, उस पद्धति में ये था कि पहले आपको प्रीव्यू लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद सर्वे ऑफ लिटरेचर लिखिए, मटेरियल्स एंड मेथड्स लिखिए, अपना काम लिखिए, डिस्कशंस लिखिए, रिजल्ट्स लिखिए, रिकमेंडेशंस लिखिए, और बाद में आप बिब्लियोग्राफी लिखिए। तो जब ये क्रम शुरू हो गया, एक फॉर्मल प्रोसेस हम लोगों के समक्ष रख दिया गया कि यही थीसिस कहलाएगी, और इस थीसिस को इवेलुएट करके आपको डॉक्टरल डिग्री प्राप्त की जाएगी। तो हुआ ये कि सब कुछ होता था उसमें इंट्रोडक्शन भी होता था, सर्वे ऑफ लिटरेचर भी होता था, थीसिस की साइज़ इतनी बड़ी हो गई और ओरिजिनल आइडिया जो होना चाहिए था वो उस थीसिस से गायब। तो दो जक्सटापोजिशन की स्थिति है। एक तो ये कि आपका अगर ओरिजिनल आइडिया, और यह जो पाठ्यक्रम आप करने जा रहे हैं, इस पाठ्यक्रम का पुराने जो आपने अभी तक जो डिग्रीज अर्जित की हैं, उपाधियां जो प्राप्त की हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न संदर्भ है। संदर्भ भिन्न इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ लोगों द्वारा किया गया कार्य उसके बारे में पढ़ाया गया, आपसे कहा गया कि आप इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए और उसके अनुप्रयोग सीख लीजिए। यहाँ क्या है, यहाँ आपको नॉलेज में कंट्रीब्यूट करना, आपको कोई नई चीज़ ला करके समाज को देना, और जो समाज को देना है वो समाज को देने के लिए आपको यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करनी, जो सत्य है उस सत्य का उद्घाटन। और सत्य का उद्घाटन जब आप करते हैं तो आप एक तरह से गॉड के पास पहुंचते हैं। गॉड और कोई नहीं है, गॉड सत्य है, ट्रुथ है। तो ट्रुथ का जब आप अन्वेषण करते हैं, या अन्वेषण करने का मेरा मतलब है कि आप उसको कहीं जहाँ छिपा हुआ है उस पर से साफ करके आप समक्ष लाते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसी क्रम में हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, एक पेंसिल का पैराबल है। जिस प्रकार एक पेंसिल में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, उस पेंसिल से हम लोग पढ़ना लिखना सीखते हैं, शुरुआत हमारी उसी पेंसिल से होती है। उस पेंसिल के कुछ गुण हैं, उन गुणों को हमको आत्मसात करके हमको पहले यह तय करना होगा कि हम वास्तव में ट्रुथ तक पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहा, और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो पहला पैराबल अगर आप देखें, जिस किसी ने भी पेंसिल को बनाया उसने यही कहा था कि 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना होगा। उस पेंसिल से अपेक्षा की गई थी
उसी प्रकार हमसे भी अपेक्षा की गई है कि यदि हमको ये मनुष्य योनि प्राप्ति हुई तो हमसे भी कुछ अपेक्षाएं हैं। और आप जानते हैं डिफरेंस एक एनिमल में और एक ह्यूमन बीइंग में 3 अंतर होते हैं। 2 अंतर हम आपको बताएंगे, तीसरा अंतर आप ढूंढिएगा कि क्या है। पहला अंतर है कि हम लोग सर्जनशील हैं, हम लोग क्रिएटिव हैं। और कैसे क्रिएटिव हैं आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चिड़िया का घोंसला देखें तो उस घोंसले से अंदाज लगा लेंगे कि किस चिड़िया का घोंसला है। ओवर द ईयर्स उस चिड़िया ने अपने घोंसले के बनाने के तरीके में कोई चेंज नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं किया। उसके ब्रेन में कोई चीज कोडेड है और वो जब बड़ा होता है तो अपने आप उन चीजों को उसी तरह से बुन करके अपना घोंसला तैयार कर लेता है। आदमी का घोंसला आप देख रहे होंगे, आप जब हिस्ट्री के जो विद्यार्थी होंगे, पुराने समय हमारा घोंसला कैसा होता था, आज कैसा है, और आगे 10 वर्षों बाद अभी कुछ दिनों पता चला कि अरब में समुद्र में तैरने वाले भी 5 स्टार होटल की तरह आपका आशियाना आ चुका है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला बिंदु जो डिफरेंस है वो है सर्जनशीलता, क्रिएटिविटी। और उसी क्रिएटिविटी का मापन अगर आप कह लीजिए कि आप कितने क्रिएटिव हैं, इस PhD डिग्री से आपको मापना कहीं ज़्यादा उपयुक्त होगा। और यही कारण है कि ये सब इतने जो उपक्रम बनाए जा रहे हैं, हमको लगता है कभी कभी उपक्रम बनाने पर जो मुख्य धारा है उससे हट करके हम लोग तो उपक्रम में रहता है। जो हमारे यहाँ जनरल एजोटेरिक सेंस जो था हिंदू रिलीजन में, सांकेतिक भाषा में तमाम चीज़ें की गई, लेकिन बाह्याचार कर्मकांड में हम लोग फंस जाते हैं। वही कर्मकांड यहाँ भी कहीं हो रहा है। लेकिन शुरुआत के दौर पर हम आपको बाकी चीज़ें तो बताएंगे, लेकिन ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको आप ध्यान दीजिए। और इसको बताने के लिए एक उदाहरण हम आपको बताएं कैसे हम लोग रिसर्च करते हैं और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। मेरा जो मुख्य रिसर्च है वो नैनो टेक्नोलॉजी से, और नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ वर्षों पहले हमने एक काम किया, वो ग्रेफीन से रिलेटेड था। अब ग्रेफीन क्या है, यदि आप देखें ये पेंसिल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पेंसिल में काली शीट ऊपर दिख रही है जिससे हम लोग लिखते हैं। इसको अगर और ध्यान से देखा जाए, हमारे पास अच्छा माइक्रोस्कोप जैसा बगल में रखा हुआ है कहीं आपके स्लैब में, 300 गुना बड़ा करके आप देखें इस माइक्रोस्कोप से, तो आपको यही जो पेंसिल है, इसका कोई पॉइंटर नहीं है क्या, इससे हम लेजर पॉइंटर नहीं, मेरा पॉइंटर सब रास्ते में गिर गया हो। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है, जो टिप है, उस टिप को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कहीं ऐसे धरातल पर पहुंच गए जहां पर ऊपर खाबड़ को धरातल दिख रहा है। अगर आपके पास और बढ़िया माइक्रोस्कोप हो, 90,000 गुना बड़ा करके देखें, एक छोटा सा हिस्सा, इसका छोटा सा हिस्सा अगर आप इसको मैग्नीफाई करें तो जैसे लगे कि कहीं आप चंद्रमा के सरफेस पर उतर गए। और अगर आपके पास इससे भी अच्छा उपकरण हो तो आप देख सकते हैं कौन कहाँ बैठा हुआ है, और वो कौन कहाँ बैठा हुआ का मतलब कार्बन के एटम्स कहाँ कहाँ हैं वो आपको दिख रहे हैं। वो बहुत बढ़िया सा कार्बन के एटम्स कहाँ दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं, उसके अंदर कहीं पर जो नियामक है वो भी कहीं छिपा हुआ है। उस नियामक तक पहुँचने की एक कोशिश की जानी चाहिए। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके साथ एक रिसर्च की घटना जुड़ी हुई है। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक था, आजकल आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन यूनियन है उससे ब्रिटेन बाहर, उसी यूरोपियन यूनियन में एक वैज्ञानिक थे गीम। उनके पास विद्यार्थी आते थे PhD करने के लिए, उनको एक काम सौंप देते थे। वो कहते थे लो ये पेंसिल ले लो, इस पेंसिल के ऊपर एक टेप चिपकाओ और टेप को उखाड़ लो। जो टेप के ऊपर आप चिपकाएंगे तो उसके ऊपर एक काला काला कुछ धब्बा लग जाएगा, फिर दूसरा टेप उसी टेप के ऊपर चिपकाओ, उखाड़ दो। ये काम लगातार करते रहो जब तक कि तुमको लगे कि अब बिजनेस कुछ बचा है। फिर क्या करो कि ये जो टेप है उसको एक सॉल्वेंट में डाल दो, और सॉल्वेंट मतलब किसी चीज डाल दी जिससे कि टेप जो है वो गल करके अलग हो जाए, और जो उस पर चिपकी हुई चीज है वो अलग है। तो विद्यार्थी कहते थे क्या बकवास है, ये रिसर्च करते हैं, PhD करते हैं, ये यही काम करते हैं, उखाड़ना चिपकाना। तो विद्यार्थी छोड़ के चले गए। एक रशियन विद्यार्थी था, नोवोसोलोव,
वो आया, जो ऐसा गुरु ने कहा था वैसा करना शुरू किया, और जो चीज उसने आइसोलेट की, यानी कि ये जो सरफेस, इस हम लोग बचपन में सभी लोग जब खेलते थे तो सिक्का लेते थे, सिक्के के ऊपर एक कागज रखते थे, उसके ऊपर पेंसिल से रगड़ते थे और उसके बाद एक आकृति बन जाती थी। और आज भी अगर आप आरटीओ ऑफिस जाइए गाड़ी खरीदिए तो गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर वो उसी से उतारते हैं। तो ये उतारने वाली जो घटना है, ये घटना क्या है, एक लेयर, जो लेयर वहां दिख रही, उस लेयर को अगर आप उतार लीजिए तो उसमें क्या विशिष्टता है, क्या खास बात है। लेकिन 2007 में नोबेल प्राइज मिला किसको, उस विद्यार्थी को और उस सुपरवाइजर। क्योंकि ये जो ग्रेफीन आपने आइसोलेट किया, ये ग्रेफीन स्टील से 100 गुना ज्यादा मजबूत है, 1000 गुना ज्यादा इसके अंदर करंट कैरिंग कैपेसिटी। जो वायर दौड़ रहे हैं इसमें एल्यूमिनियम के वायर लगे होंगे, अधिक से अधिक कॉपर के वायर लगे होंगे। कॉपर के वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उससे 1000 गुना कहीं ज्यादा इसमें करंट फ्लो कर सकती है। और इसके तमाम और गुण हैं जिनको यहाँ नहीं बताता, तो अलग से क्लास। अब आप देखिए गुरु की महत्ता की हमने बात की, और यहीं पर अगला बिंदु देख लीजिए किस तरह से हम पेंसिल में जो छिपा हुआ ग्रेफीन है, जिस ग्रेफीन के तत्व को हम आज समझ पाए, और उसी ग्रेफीन का यूज करके हम लोगों ने ड्रग डिलीवरी, फार्मास्यूटिकल साइंसेस की बिल्डिंग है, हमने डेवलप किया कि कैसे ग्रेफीन के अंदर दवा भर करके किसी व्यक्ति के अंदर वो दवा पहुंचाई जाए, जो जगह पर पहुंचे उतनी ही मात्रा में पहुंचे जितनी आवश्यक है। वो हम लोगों ने किया इस ग्रेफीन को लेकर, वो भी एक उसका उदाहरण है। तो सबसे पहला गुण क्या है, पेंसिल अपने आप कुछ नहीं कर सकती जब तक कि वो किसी के हाथ में न पकड़ा गया। तो जब आप अपने को किसी के हाथ में देने की स्वीकृति देंगे तभी आप किसी लायक बनेंगे। तो किसी के प्रति समर्पण, यानी जहां भी सीखने जा रहे हैं आप, उस गुरु में हो सकता है कि सभी चीजें नहीं जानता हूं, लेकिन जिस विषय का वो विशेषज्ञ है कम से कम उतना तो आप सीखिए ही, और उसके लिए नोबोजोनो बनिए। बाकी विद्यार्थी छोड़ के चले गए साहब, ये क्या है, अगर नोबोजोनो उनके साथ नहीं टिका होता तो वो उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेंसिल की विशेषता है कि वो जब तक किसके हाथ में गई वैसी अच्छी आकृति की रचना। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमेशा जब लिखते लिखते आप लगता है कि ये पेंसिल जो है ब्लंट हो गया, आप उसको शार्प पे नहीं करते, खुद घिसाई करते हैं, तो आपकी घिसाई भी होगी। आप जब कुछ लिख के ले जाएंगे तो उसमें आपका जो सुपरवाइजर होगा सब काट पीट के रख देगा, क्या लिख के लाया, फेंक देगा। वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट एक्सपीरियंस। तो आपको लगेगा कि इसका मतलब कि अभी और मुझे काम करना है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जब भी कोई गलती हो उस गलती को आप बार बार देखें, नहीं हमने जो किया वो सही किया, आप अपने अंदर उस गलती को सुधारने की क्षमता रखें। क्योंकि पेंसिल के साथ भी कुछ भी लिख गया, और पेंसिल और पेन में फर्क यही है। बचपन में हम लोग पेंसिल इसीलिए पढ़ते हैं, लेते हैं कि पेंसिल से लिखी हुई गलतियां तुरंत आप उसको रिमूव करके आप उसको करें। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि कितना अट्रैक्टिव प्रिंसिपल है। जब बचपन में थे तो जाकर के लाते थे इतनी बड़ी पेंसिल, उसके पीछे लाने वाला भी होता था, उसकी आकृति अच्छी होती थी। बाद में समझ में आया कि नहीं कुछ नहीं, कि उसके अंदर काला वाला है वही सब कुछ है। और फिर बाद में सीखा कि ये 2B होता है, HB होता है, 4B होता है, 2H होता है, और डिपेंड करता है कि किस काम के लिए आप क्या यूज करें। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपके अंदर क्या है, व्हाट इज इन योर साइड। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वयं का सेल्फ है, जो आपको खुद पहचानना है। और उसके बारे में तो अगर आप किसी भी दार्शनिक की बात करिए तो अगर आपने अंदर देख लिया तो बाहर देखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अभी अंदर देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है ना, अभी वो समय आया है। अभी बाहर के जगत को देखिए, उसके बाद में आंतरिक साक्षात्कार करिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपके अंदर क्या है। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसी भी कंडीशन हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आपकी स्थिति एक जैसी होनी चाहिए। और स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जो आप काम करने जा रहे हैं वो ये नहीं करिए कि PhD किसी तरह से सबमिट किया भगे,
उसके बाद में पूछा कोई कि जरा दिखाओ डिग्री जो मिली है उसमें क्या काम किया था, तो पीछे की तरफ हाथ बांध के थीसिस ले खड़े दिखाने को नौबत है उसमें क्या है। आप अपना एलिजिबल मार्क, आपका जो कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज है, दैट शुड बी नोन टू एवरीबडी। और आप इस भरे व्याख्यान कक्ष में ये संकल्प करिए कि कोई भी काम शॉर्टकट नहीं करेगा। इस प्रोसेस को देखते हुए, कोई गलती हुई उसको सुधार करते हुए, सत्य के उद्घाटन के लिए आप जो स्टेप्स लेंगे वो स्टेप्स ऐसे होने चाहिए कि अंत में वो एक अमिट छाप, विशेष करके भारत के नॉलेज वर्ल्ड में आपकी पहचान। और कुछ वर्षों में हमने अपने साथ खोई है, नहीं तो पहले हम ही गुरु हुआ करते थे और दूर देश से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। बाद में क्या हुआ कि आप सभी जानते हैं, मैकॉले ने बताया कि ऐसे करो वैसे करो, बाकी से छोड़ दिया और हम लोग कहाँ पहुँच गए। इसके लिए ये सब करना पड़ता है, नहीं तो इस कोर्स वर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। यू शुड फॉलो योर सुपरवाइजर, बट द प्रॉब्लम इज एक समय ऐसा भी आया कि हम किसके हाथ में पेंसिल पकड़ा है, वो हाथ भी प्रॉपर है कि नहीं, वो भी एक कठिनाई है, जिसके लिए भी उपाय इसमें थे। तो ये 5 बिंदु है, इन 5 बिंदुओं का स्मरण विशेष करके इस PhD के प्री PhD कोर्स वर्क में अनिवार्य था। और इसके बाद हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात नहीं करेंगे, हमने हमसे तो कहा गया था कि हम लोग उसकी बात करें, लेकिन हम विलम्ब से आए, तो ऐसा मान के चलते हैं कि वो बस छूट गई जिसमें मुझे जाना था। हम आपको बताएंगे कैसे पेपर्स लिखने जाएं और एथिकल इश्यूज क्या हैं, और आज के समय में टेक्नोलॉजी आपको किधर ले जा रही है, जो विशेष करके मैसिव ओपन ऑनलाइन सोर्सेज की बात है, कोर्सेज की बात है, वो क्या है। तो आपको ये बताया गया होगा कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी जो आप संप्रेषित करते हैं, जो आप लिखते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, उसमें प्राइमरी डेटा इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी डेटा आपको कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद उसमें आपको उसका प्रोसेसिंग करनी है, और उस प्रोसेसिंग के बाद आपको एक अगले स्तर तक पहुँचना है। पहला स्तर क्या है कि कोई भी जो डेटा है, प्राइमरी डेटा, उसका आप मेजरमेंट करें और यहीं से आपकी वो 5 शिक्षाएं काम आती हैं। यहाँ अगर आपने डेटा में कुछ गड़बड़ किया तो आपका पूरा रिजल्ट गड़बड़। तो मेजर योर डेटा फर्स्ट, विच इज द प्राइमरी डेटा।